अमित कुमार और कोई भी आएगा क्या, या शुरू करें? पता नहीं सर, मैसेज करता हूँ। चल आया करता है, एक दो और बच्चा आया करता है। मैं तो 5 बजे इसलिए रखी थी कि 100 को उठ लिए होंगे। तो आता है तो ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई क्लास। चलो शुरू करते हैं भाई, 3 जने हो गए, बहुत हैं। हम टेक्सचर की बात कर रहे थे भाई, तो टेक्सचर के अंदर जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको भी कई बार हम टेक्सचर का पार्ट मान लेते हैं और बहुत बार इसको इनसे एक क्वालिटी का एट्रीब्यूट मान लेते हैं फूड अपीयरेंस में। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझो कि कोई भी सिरप है या सॉस है, इस तरह की कोई भी फ्लूइड जो चीज है, अगर वो गाढ़ी है तो हम उसको थिक बॉडीड बोल देते हैं, पतली है तो वो थिन बॉडीड। यानी गाढ़ा सिरप और पतला सिरप, थिक है या विस्कस है। टोमेटो सॉस है जैसे, अगर बोतल में से निकालने में दिक्कत आ रही है, गाढ़ा है तो वो थिक है, और वो फट से निकल गया और बहता बड़ी आसानी से है तो वो थिन है। तो वो जो प्रॉपर्टी है बहने की, निकलने की, गाढ़ेपन की या पतले होने की, उसको हम कंसिस्टेंसी में मेजर करते हैं। और कंसिस्टेंसी में कैसे मेजर करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी है बेसिकली कि कोई भी आपका फ्लूइड है, अगर वो अंडर ग्रेविटी जिस तरीके से फ्लो करता है, जितनी फोर्स उसको फ्लो के लिए लगानी पड़ती है, वो जो बेसिकली फोर्स है वो विस्कोसिटी डिटरमाइन करती है। या जितना ज्यादा टाइम लगेगा ग्रेविटी के, अंडर ग्रेविटी उसको फ्लो होने में, ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो न्यूटन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो वो उतने ही विस्कस या उतनी ही हायर कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका तो यही है कि कोई भी जो आपका होल है जिसका आपका डायमीटर पता है, तो उसके अंदर से कितनी देर में कोई भी फ्लूइड है वो कितनी देर में फ्लो करेगा। उसके लिए जैसे इंक्लाइंड प्लेन का यूज करते हैं, बॉस्टविक कंसिस्टोमीटर जो है, उसके अंदर आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएंगे अपने यूट्यूब पे, बॉस्टविक कंसिस्टोमीटर की कि कैसे काम करता है। और आमतौर पे जो आपकी ये टोमेटो सॉस या केचप की जो इंडस्ट्री है, वो कंसिस्टेंसी के लिए, विस्कोसिटी के लिए इसका इस्तेमाल करती है, बॉस्टविक कंसिस्टोमीटर का। तो केचप है, हनी है, या शुगर सिरप है, उस सभी के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो विस्कोमीटर होती है। विस्कोमीटर के भी कैसे काम करता है, और कोई भी फ्लूइड के अंदर कैसे नापते हैं कि कितना गाढ़ा है, तो इसकी जो विस्कोसिटी की जो बेसिकली यूनिट क्या होती हैं, तो सभी की आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो विस्कोमीटर अलग अलग तरह के हैं, वो स्पिंडल टाइप के भी हैं या बॉल टाइप के भी हैं। अब बॉल में क्या है कि एक मान लो कांस्टेंट वेट की बॉल है, कि वो फ्लूइड में जब हम एक मान लो 100 ml फ्लूइड भर रखा है, तो उसमें ऊपर से डालते हैं तो नीचे तक पहुंचने में उसको कितने सेकंड्स लगते हैं। तो जितना
थिन होगा उतना जल्दी पहुंचेगी बॉल, जितना थिक होगा उतना देर से पहुंचेगी। और अगर स्पिंडल टाइप का है तो उससे अपने को स्पिंडल को रोटेट करने में उस लिक्विड के अंदर कितना जोर लगता है, कितनी पावर लगती है, तो वो अपने को बताती है कि हमारा जो फ्लूइड है बेसिकली वो कितना थिक है या थिन है, कितना गाढ़ा है या पतला है। तो बेसिकली टेक्सचर जो है वो मैकेनिकल बिहेवियर बताता है फूड का, और ये सेंसरी से भी पता लगता है, रियोलॉजी से भी पता लगता है, मशीन से भी पता लगता है। तो रियोलॉजी क्या है बेसिकली कि इसकी जो रियोलॉजी की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मैटर, कि जो भी हमारी सामान है, चीज है, वो डिफॉर्म होके कैसे बिहेव करती है, उसको हम रियोलॉजी बोलते हैं। तो रियोलॉजिकल जो स्टडीज हैं बेसिकली फ्लूइड के अंदर, या जो आपके ऐसे फ्लेक्सिबल या लचीले जो आपके दूसरे डव वगैरह, उन सब। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में कई बार लिंक टूट जाता है। तो रियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो रियोलॉजी किस किस चीज फील्ड में बड़ी मदद करती है अपने मैट्रिक्स को, फूड मैट्रिक्स को जानने में। एक तो स्ट्रक्चर जो है फूड मैट्रिक्स का कैसा है, उसको जानने में ये मदद करती है। दूसरा, जो भी रॉ मटेरियल हैं या इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने को प्रोसेस कंट्रोल अप्लाई करने हैं तो उनकी स्टडी में अपने को मदद करती है। फिर आपको कोई भी मशीन डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर आपके पास कोई भी मटेरियल आएगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अनुसार ही आप उस मशीन को डिज़ाइन करते हो कि उसमें कौन से ब्लेड लगेंगे। मान लो मिक्सिंग का काम है, तो अगर कोई लिक्विड आ रहा है तो कितना डेंस लिक्विड है या कितना थिक लिक्विड है, उसी हिसाब से ब्लेड के डिज़ाइन भी चेंज होते हैं। जो मिक्सिंग ब्लेड्स हैं उनकी स्पीड भी चेंज होती है, और जो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके अंदर मिक्स किया जाएगा, उसी के हिसाब से अपने को फिर टाइम और ये सारी चीज़ें हम उसको कंसिडर करते हैं। और फिर कि जब हम ये सारा काम करेंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बन के निकलेगा, तो उसको कंज्यूमर किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि लास्ट हमारा काम तो यही है ना कि हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे ताकि हम और प्रोडक्ट बेच सकें और प्रॉफिटेबिलिटी ला सकें कंपनी। तो टेक्सचर की हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसको क्लासिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और प्रॉपर्टीज़ की बजाय, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर जो फूड मटेरियल है डिफरेंट कंडीशंस में टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन आ जाती है। जैसे फिर ऑरिफिस जो स्मॉल हैं या फ्लूइड पाइप जो हैं उनके अंदर अपना बिहेवियर चेंज हो जाता है, या कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नॉर्मली जैसा बिहेव करना चाहिए वो वैसा बिहेव नहीं करते। जैसे हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स तो ठीक है, अंडर प्रेशर जैसा एक्सपेक्टेड है वो उन्हीं उस पर चलेंगे, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसके साथ मूवमेंट कितनी फास्ट या स्लो कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जो टेक्सचर की जो प्रॉपर्टी है या फूड की, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये अच्छा भी है। और अगर इस बिहेवियर को समझ जाते हैं तो प्रोसेस को डिज़ाइन करना, मशीन्स को डिज़ाइन करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर टेक्सचर को समझना है तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, डिफॉर्मेशन है, इन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है।
और इसके लिए अलग अलग टाइप के आपके पास जो बीटेक करोगे जब आप कोडिंग में, तो ये सारे जितने भी मॉडल्स हैं आपको वो सब स्टडी करने पड़ेंगे। इसमें से हुक सॉलिड है, आइडियल सॉलिड है तो वो कैसे बिहेव करता है, केल्विन बॉयक मॉडल है जिसको इलास्टिक सॉलिड्स के लिए वो कैसे काम करता है, बिंगम मॉडल आइडियल प्लास्टिक्स के लिए, जो अपनी फूड की प्रॉपर्टीज हैं उनके हिसाब से। मैक्सवेल मॉडल है जैसे विस्को इलास्टिक लिक्विड के लिए, मैं न्यूटोनियन फ्लूइड या आइडियल लिक्विड की जो बात कर रहा था, इसी तरह से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए अलग मॉडल। तो टेक्स्ट की जो टेस्टिंग है बेसिकली वही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेस पे की जाती है। इसके लिए हम कंप्रेशन का, शेयरिंग का, शेयर प्रेशर का, कटिंग का या टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब जो भी हमारा मटेरियल है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन या शेयर फोर्स है, उनका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो फंडामेंटल टेस्टिंग जो है बेसिकली रियोलॉजी के अंदर टेक्सचरल जो प्रॉपर्टीज देखने के लिए उसके जो रिजल्ट आते हैं वो किलोग्राम में, मीटर्स में, सेकंड में, किलोग्राम वेट के फोर्स के हिसाब से, मीटर डिस्टेंस के हिसाब से, सेकंड टाइम। तो कोई भी अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान यही रखना है कि एक्सपेरिमेंटल एरर हमारा विद इन लिमिट्स होना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंटल एरर ज्यादा है तो या तो आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत है या आपको कोई और टेस्टिंग मेथड यूज करने की जरूरत है। और मैंने बताया कि जैसे अगर थोड़ा बहुत भी इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हैं प्रॉपर्टी में चेंज हो जाते हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर इसको हम सही ढंग से अप्लाई कर सकें तो काफी इंफॉर्मेशन देता है हमारे फ्लूइड फ्लो के बारे में या हमारी प्रॉपर्टीज अंडर स्टडी के बारे में। तो इसमें जो एम्पिरिकल टेस्टिंग है वो जो हमारे टेक्सचुअल क्वालिटी है उसके साथ अच्छा कोरिलेट करती है। बीच बीच में कनेक्शन कट रहा है भाई, दोबारा से शेयर करता हूँ। तो एम्पिरिकल टेस्टिंग में बेसिकली हम पंचर स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ या एक्सट्रूजन टेस्ट करके देखते हैं। इसी तरह से जो अपरेंट टेस्टिंग है वो कंडीशन और मेथड ऑफ हैंडलिंग फूड इंग्रेडिएंट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो उसके अंदर विस्कोसिटी है मेन अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और विस्कोसिटी दोनों ही फ्लूइड्स के अंदर होती है, न्यूटोनियन भी और नॉन न्यूटोनियन भी। और इसको निकालने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फर्दर जब आप इसमें और डिटेल में पढ़ोगे तो वो पता लगेगी। तो यहाँ पे जो टेक्सचरल प्रॉपर्टीज हैं वो एंड होती हैं। नेक्स्ट जो है आपके फ्लेवर फैक्टर हैं। फ्लेवर के बारे में आपको बता दिया कि ये टेस्ट और स्मेल का है, और दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के जो अपने को पता लगता है। और इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो इसलिए जब सेंसरी एनालिसिस करते हैं तो फ्लेवर की प्रोफाइल के ऊपर या फ्लेवर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है। ये कुछ मैटर दे रखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कलर का या टेक्सचर का फ्लेवर के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ भाई, आज नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, दोबारा करते रहेंगे जब तक ये चल रही है अपनी क्लास। तो कलर का, टेक्सचर का फ्लेवर पे कैसे फर्क पड़ता है, इसमें बहुत से आपको सीधे से एग्जांपल यही है कि मान लो कैरेट जूस की हम बात करते हैं कि कैरेट जूस करके आपको कोई दिखता है, उसका अगर आपका येलो कलर है तो
आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि कैरेट जूस नहीं है, कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात है, कैरेट जूस हमें रेड कलर का पीने की आदत है। ऐसे ही अगर कोई अपने को कहे कि ऑरेंज जूस है और ऑरेंज जूस का अगर येलो कलर नहीं है या ऑरेंज कलर नहीं है, बेसिकली ऑरेंज कलर ही होना चाहिए, उससे हट के अगर उसका ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है तो वी वॉन्ट एक्सेप्ट है, क्योंकि हमने उन कलर्स के साथ कुछ फ्लेवर्स की एसोसिएशन हमारे दिमाग में है। अगर वो एसोसिएशन डिस्टर्ब होती हैं तब हम उसका जो फ्लेवर की एक्सेप्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन है, उसमें फर्क आ जाता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो पर्टिकुलर उन्हीं फ्लेवर्स के साथ मैच किए जाते हैं। अब जैसे जेलेटिन के जितने भी डेजर्ट हैं, अगर उसमें आप कलर ना मिलाओ उसको, आप मान लो ब्लू कलर का करते हो तब उसमें तुम वो बोलते हैं कि हाँ भाई ब्लूबेरी है या इसमें ग्रेप्स हैं, या ब्लू कलर के जो भी आपके फ्रूट्स हैं उनका डेजर्ट मानते हैं। उसमें उसको अगर क्लियर कर दो, उसमें कोई कलर ही ना मिलाओ, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा नए टेस्टर के लिए कि ये किस चीज़ का था, चेरी का था या लाइम का था या लेमन का था या ऑरेंज का था। ऐसे बहुत बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं जो डिज़ाइन किए जा सकते हैं सेंसरी के अंदर। कलर से हमें बहुत फ्लेवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन को ही ब्रेन परसीव करता है। ये कुछ उस तरह की इंटरेक्शंस के हैं कि आप अपना प्रोडक्ट बनाते हुए इनका भी ध्यान रखें कि जैसे हम रेड गुआवा है, अगर गुआवा का अपने को जूस बनाना है या गुआवा का कोई भी ड्रिंक बनाना है तो उसमें हमें गुआवा वाला रेड कलर मिलाना पड़ेगा, जिससे कि अगले को गुआवा फ्लेवर की भी परसेप्शन हो और वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और गुआवा के जो फ्लेवर है उसको एंजॉय कर पाए। तो बहुत बार वही है कि टेक्सचर का कैसे फर्क पड़ता है। जैसे थिक करने के लिए ग्रेवी को उसमें कोई स्टार्च या गम मिलाते हैं, तो जो जितना गाढ़ा ग्रेवी होगा ना जिस चीज़ की, वो उतना ही हमें टेस्ट में अच्छा लगेगा। अब जैसे मैं सिंपल एग्जांपल तुम्हें देता हूँ जो अपने यहाँ लोकल का ही है कि खीर है। खीर के अंदर अगर मान लो चावल अलग है और दूध अलग अलग सा है, पतला सा है, तो हम कहेंगे ना ढंग की खीर नहीं बनी। उसी उतनी ही देर उतने ही मटेरियल के अंदर अगर हम थोड़ा सा स्टार्च मिला दें या थोड़ा सा कोई भी गम मिला दें हल्का सा, और उससे दूध गाढ़ा हो जाता है, तो दूध के गाढ़ा होते ही हम खीर की क्वालिटी को अच्छा मानने लग जाते हैं। चाहे वो दूध हमने कोई गम या कोई स्टार्च वगैरह मिला के गाढ़ा किया है, लेकिन गाढ़ा दूध होते ही हमें उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है और ये मानते हैं कि हाँ ये बड़ी रिच खीर है, तो उसकी खीर की क्वालिटी को अच्छा मानते हैं। तो फ्लेवर के ऊपर या उसके ओवरऑल एक्सेप्टेंस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। टेक्सचर का भी और कलर का भी, जो फ्लेवर है या एक्सेप्टेंस है उस पर एक्सेप्ट बड़ा इस पे बेसिकली आपके फ्लेवर के ऊपर इफेक्ट आती हैं ये चीज़ें। चलो खैर, अपने को क्वालिटी में इन बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी चीज़ की परसेप्शन अपने को कैसे बनानी है। इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन यही हो सकती है कि जब खीर बना रहे हो घर के अंदर, क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ चावल जो हैं आपके उबालने के बाद या उनको अलग से निकाल के पीस दो। पीसने से क्या है कि वो पेस्ट बन जाएगा, और वो पेस्ट जब आप इसमें खीर में डालोगे बाकी में, क्योंकि स्टार्च है वो वाटर को बाइंड करेगा तो थिकनिंग इफेक्ट डालेगा, तो उसके कारण खीर जो आपकी कम हीटिंग के बाद भी वो थिक हो जाएगी। या जिस तरह इसका एग्जांपल देता हूँ, राजमा वगैरह है या दाल वगैरह है, इसके अंदर आप कोई थिकनर अगर आप यूज करते हो स्टार्च का या गम, तो उससे वो गाढ़ी हो जाती है, और गाढ़ी होने के बाद वो हमें और अच्छी लगती है कि हाँ ये अच्छी बढ़िया, इसको पानी उड़ाया गया है और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिले। नेक्स्ट अपना जो पार्ट चलेगा वो चलेगा सेंसरी क्वालिटी कंट्रोल का।
ये अपना 5th टॉपिक रहेगा। टोटल अपने 8 या 9 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, उनमें से 5वां टॉपिक रहेगा ये अपना। तो सेंसरी इवैल्यूएशन में हम सारी चीजें जो अभी तक डिस्कस की हैं वो भी डिस्कस करेंगे, प्लस सेंसरी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी इसका लेंगे। तो 2 तरीके से इवैल्यूएशन होती है फूड की, एक तो सेंसरी या सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, और दूसरी है अपनी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। तो सेंसरी इवैल्यूएशन के अंदर हम, आवाज ठीक आ रही है भाई सबको? हाँ भाई, आवाज ठीक आ रही है क्या सबको? अब तो सही आ रही है सर, पहले नहीं आती। जी सर सही आ रही है। ठीक है। अब बीच में कई बार ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है नेटवर्क, अदरवाइज ठीक चलेगा। तो जो सेंसरी इवैल्यूएशन है वो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स की मदद से करना है, तो वो सेंस ऑर्गन किसके यूज करेंगे? इंसानों को। तो इंसानों की मदद से जो आप इवैल्यूएशन करें फूड के बारे में, वो अपना सेंसरी इवैल्यूएशन है। इसको सेंसरी इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, इसको सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम है, मतलब वही है। इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज सेंसरी इवैल्यूएशन। तो अपने फूड की जो भी प्रॉपर्टी अंडर स्टडी है, देखने से पहले पता लगता है, फिर फ्लेवर, माउथ फील, फिर उसकी स्ट्रेंथ, सरफेस प्रॉपर्टीज, ये सारी मिली जुली जितनी भी बातें हैं, इनके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन देनी होती है। रेफरेंस के बारे में बताना होता है, कंज्यूमर इसको कितना प्रेफर करेगा, कौन से प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा नए प्रोडक्ट को। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम बार बार वही रिपीट कर रहे थे अभी पहले। तो अपीयरेंस एक फैक्टर है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कलर दूसरा फैक्टर है, फ्लेवर है, ऑर्डर है, स्मेल जो है। फ्लेवर दोनों, टेस्ट और ऑर्डर और इनकी सेंसेशन जो है माउथ फील, उनको मिला के टेस्ट अपने टेस्ट बड से। उसके बाद टेस्ट इंटरेक्शन क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई एक सेंसेशन दूसरे सेंसेशन को या तो घटा देती है या बढ़ा देती है। इसके बहुत से एग्जांपल दे रखे हैं इसमें कि अपनी, जिस तरह मैं लोकल एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर लस्सी खट्टी है तो उसमें थोड़ा सा नमक और मिला दोगे तो वो खट्टेपन का एहसास, जो टार्टनेस है, वो बढ़ जाती है। और उसमें अगर थोड़ी सी चीनी मिला दोगे तो वो टार्टनेस या जो खट्टापन है वो थोड़ा सा घट जाता है। तो इस तरीके से कि उतना उसको हम फील भी ना कर पाए, सेंस भी ना कर पाए, लेकिन कोई भी थोड़ी सी चीज मिलाने से जो प्रॉपर्टी दूसरी है वो कम या ज्यादा हो जाती है। इसको टेस्ट इंटरेक्शन बोलते हैं बेसिकली। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग तरह की जो इंटरेक्शन है वो होती है। माउथ फील कि जब हमने जीभ और तालू के बीच में, मुंह के अंदर अगर कोई फूड आइटम रखा है तो उससे जो सेंसेशंस आती हैं, अब वो टेम्परेचर का तो पता लग ही जाता है, लेकिन जो हॉटनेस स्पाइसेस से आती है, जो बर्निंग सेंसेशन होती है स्पाइसेस की, वो मुंह के अंदर ही महसूस होती है। तो वो माउथ फील के अंदर ही काउंट कर लेते हैं उसको। तो कंसिस्टेंसी है या टेक्सचर है या हॉटनेस है या इस तरह की कोई स्पेशल सेंसेशन है, कूलनेस है जैसे मिंट के साथ होती है, वो सारी माउथ फील के अंदर आती है। और टेम्परेचर की जो सेंसेशन है वो हम अपने स्किन से महसूस करते हैं, तो उसको छू के भी पता लग सकता है और अपने को माउथ फील से भी पता लग सकता है मुंह में जब उसको डालते हैं। तो इस तरह की इसमें प्रॉपर्टी जो अब तक हमने डिस्कस की हैं, उनको प्रैक्टिकली कहाँ कैसा देखना है वो इसमें बताया हुआ है। और लास्ट इसने लिया है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स या एथिकल फैक्टर्स, इसकी मैं क्लास में कई बार बात करता हूँ कि कई कम्युनिटी के अंदर, जैसे जैन्स हैं, उनके अंदर लहसुन प्याज नहीं अच्छा मानते, तो किसी चीज़ में आपने अगर वो फ्लेवर डाल दिया है तो उनकी सोशल अपब्रिंगिंग के कारण, सोशल एथिकल
रीजंस के कारण वो उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो फ्लेवर्स हैं या इस तरह की जो कलर्स हैं या शेप्स हैं, इवन कई लोग तो पकोड़ों का कुछ कटलेट्स की फिश की अगर शेप बनी हुई है ना, तो उसको सिर्फ शेप के कारण छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये फिश का आइटम है। तो ऐसे बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। विल ऑलवेज फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसको आप इसमें ध्यान में रख के अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए अपना जो भी फूड आइटम है उसको तैयार करते हैं। अब सेंसरी की हमने बात की कि 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से होता है, तो इसका इसको करते कैसे हैं? ये नहीं कि सिंपल बिठाया, चखाया, पूछ लिया हाँ अच्छा है बुरा है ना, इसको पूरा एक करने का तरीका होता है। और वो तरीका करने का कैसे है कि जब आप सेंसरी टेस्ट, जब आप अपनी लैब के अंदर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो, अपने प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करते हो, तो जो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट हैं बंदे, उनको आप उनकी जजमेंट लेते हो कि आप बताओ आपका क्या विचार है। तो वो उसको रख के आपको जजमेंट देते हैं कि इसमें किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, इसको कम कर लो, इसको ज़्यादा कर लो। तो वो जो मेंबर्स हैं वो आपको तैयार करने पड़ते हैं पहले, जब आप सेंसरी रिलेटेड काम ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो आमतौर पे इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं। जो भी इसके जो मेंबर्स होंगे जो आपकी सेंसरी एनालिसिस को करेंगे, पैनलिस्ट बोलते हैं उनको, उनको पहले ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करना कि भाई मैं कह दूं कि पकड़ी सेंसेशन आ रही है, तो पकड़ी सेंसेशन, पकड़ी वर्ड मैंने कहाँ से उठाया है, वो माउथ फील का है, उसका क्या मतलब है, अगर ये नहीं पता होगा तो मैंने अगर पकड़ी सेंसेशन लिख कर उसको 3 नंबर दिए हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू एनालाइज कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो वो कहना चाह रहे हैं उनको बताना होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है या आपकी जो सेंसरी की वोकैबुलरी है वो इस तरीके से काम करेगी, ऐसे ऐसे आपको जज करना है, ताकि हम उसको समझ सकें और उसके बेस पे कोई डिसीजन ले सकें। अच्छा, ये कोई नई साइंस नहीं है। टी टेस्टर्स, कॉफी टेस्टर्स, वाइन टेस्टर्स और अपने जो यूपी का कुछ एरिया जहाँ पे इत्र जो है उसको स्निफ करके बताने वाले लोग कि इत्र अच्छा बना है नहीं बना है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। अभी तो हमने साइंटिफिकली बस इन टेस्टों को नाम दे दिया, अलग अलग टेस्टों को, और उनको जज करने का एक साइंटिफिक वे बना दिया इसलिए। अदरवाइज पहले गुरु चेला परंपरा से हर फील्ड के अंदर जो जजेस होते थे या ट्रेनिंग होती थी उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर, वो जो ट्रेंड बंदे होते थे उनको तैयार किया जाता था। और इनकी जो सैलरी होती है या इनकी जो रेम्युनरेशन होता है बहुत हाई होता है, लेकिन ये आपको बहुत सही इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत जल्दी, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो भी चेंजेस लाने हैं चेंजेस लाके और मार्केट के अंदर आप उसको, टी के अंदर खासतौर पर इंडिया के अंदर जो टी टेस्टर्स हैं उनको, अच्छे टी टेस्टर्स को बड़ा हाईली रिगार्ड दिया जाता है। आमतौर पे ये क्वालिटी वाले बंदे होते हैं, साथ में कुछ प्रोडक्शन वाले भी होते हैं जिनको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कैसे करना है। तो इन पैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करना, उनको समझाना, फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसकी प्लानिंग करना, फिर जो भी एक्सपर्ट्स ने या जो इन ट्रेन पैनल मेंबर्स ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू क्वांटिफाई करके और रिजल्ट देना, इन्फ्रेंस निकालना, वो अपना काम होता है। तो पहला स्टेप इसके अंदर वही है कि जो पैनल के जजेस हैं उनको सेलेक्ट करना। ये काफी टफ काम होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल हर एक चीज में टेस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं होता। किसी की कोई सेंसेशन ज्यादा है, किसी की कोई सेंसेशन ज्यादा है, कईयों की सेंसेशन है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते दो चीजों में। तो आप टाइम टू टाइम नए मेंबर्स को जज करते रहेंगे, उनको ट्रेन करते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं टाइम टू टाइम, जो आपने सेलेक्ट कर भी लिए हैं वो सही भी दे रहे हैं। यानी तो अगर एक आइडियल पैनल मेंबर आपको चाहिए
तो उसमें कुछ खासियतें होनी चाहिए। तो सबसे पहली खासियत यही है कि उसको दो सैंपल्स के बीच में फर्क करना आना चाहिए। ये नहीं कि कहते ना मेरे को तो दोनों सेम सही लग रहे हैं, जबकि आपने उसमें ट्रीटमेंट अलग की हुई है। और अगर डिफरेंस कह दे कि हाँ मेरे को डिफरेंट तो लग रहा है, ये भी डिफरेंट है, ये अलग, इससे अलग लग रहा है, किस मामले में अलग लग रहा है? टेस्ट के मामले में, स्मेल के मामले में, ऑफ फ्लेवर के मामले में। तो इन चीजों में वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए, सबसे पहली जरूरत तो यही है, क्योंकि उससे हमें यही करवाना है आगे। हेल्थ उसकी ठीक होनी चाहिए। अगर सर्दी जुकाम उससे ज्यादा रहा है तो उसके कारण से क्या है कि वो सही जजमेंट नहीं दे पाएगा। और अगर वो हैबिचुअल है पान सुपारी वगैरह चबाने का, तो भी उसकी जो फ्लेवर की, टेस्ट की सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है। तो वो इस तरीके का बंदा नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और किसी बीमारी से ना हो, कोई पान सुपारी ना चबाता हो। और ये भी जरूरी है कि मान लो हम सॉस बना रहे हैं तो सॉस की उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए कि कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं, किस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो फील्ड ऑफ स्टडी है, 4-5 प्रोडक्ट मान लो एक इंडस्ट्री में बन रहे हैं, तो उन 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आमतौर पे इसमें क्यूसी का या इसका अपना प्रोडक्शन का बंदा लेते हैं जिसको सारा पता है उस फील्ड का, और वो वहां उस इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहा, हमारे लिए अवेलेबल भी है। अब अगला जो चीज है कि पर्सनल जो इंटीग्रिटी है वो हाई होनी चाहिए। वो किस लिए जरूरी है कि वो बंदा बिकाऊ ना हो, कि हम 2 कंपनियों का एनालिसिस कर रहे हैं और कहीं से उसको अप्रोच कर लिया कि यार मेरा सैंपल बढ़िया बता दिया, मेरा माल बिक जाएगा, तेरे को मैं इतना कमीशन दे दूंगा। जिस तरह आमतौर पे ये जो अपनी मिल्क इंडस्ट्री वाले लोग करते हैं, लो फैट मिल्क है, पता है उसका एसिडिटी ज्यादा है, जल्दी फट जाएगा, तो वो जो टेस्ट करने वाले हैं उनको पैसे दे देते हैं और वो उसका पास कर देते हैं टैंकर। ऐसा नहीं, ये जो एनालिसिस है इसके बेस पे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। लॉस होने के चांस ज्यादा है अगर आपकी जजमेंट सही नहीं है तो इसलिए बढ़िया ईमानदार मेहनती आदमी हो और प्रेजुडाइज ना हो किसी को भी लेके। अगर भाई खुद धक्के निकालने लग जाए कि भाई फला आदमी बेकार है तो उसका सैंपल मेरे को रिजेक्ट ही करना है। अब दूसरा, उसमें ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब उसको कहा जाए ना कि भाई तेरे को रंग में ही फर्क देखना है, तो यूँ ना कहे कि रंग तो ठीक है इसका, लेकिन इसमें फ्लेवर में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। जब बात रंग की हुई है तो रंग की करे, फ्लेवर की हुई है तो फ्लेवर की करे, और टेस्ट की हुई है तो टेस्ट की करे। तो हर एक जो चीज है उसको डिफ्रेंशिएट करना उसको आना चाहिए। फिर ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहे जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने किस काम का? तो सेंसरी के लिए कभी भी उसको टेस्ट करने के लिए बुलाना है, खुद की टेस्टिंग उसकी देखनी है, या उसको ट्रेन करने के लिए बुलाना है, तो टाइम स्पेंड करने के लिए वो तैयार रहे, होना कहे कि ये तो फालतू का काम है। उसका सैंपल्स के एनालिसिस में इंटरेस्ट होना चाहिए और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी तो वो आगे कुछ नई चीजें सीख पाएगा। और मेंटली स्टेबल इतना जरूर होना चाहिए कि वो जिस काम को कर रहा है उस पर कंसंट्रेट कर सके, और जो भी उसने टेस्ट किया है उसका प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सके कि हाँ इसका ये मतलब है और ये फाइनल है। बीच में मझधार में चुनना छोड़ दे, और टाइम टू टाइम जब उससे उसकी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं तो उसके भी टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसके टेस्ट जो आप कर रहे हो उससे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, कि वो जिस बारे में बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। क्योंकि हमारे पास और कोई मशीन तो है नहीं ना, हम उसी आदमी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं जो हमारे पैनलिस्ट। फिर जो भी आपने पैनलिस्ट सेलेक्ट किए हैं, पैनल मेंबर, 10 पैनल मेंबर्स, उनका नाम, एज, सेक्स, कोई लाइक डिसलाइक्स हैं, एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल और अवेलेबिलिटी टाइम्स, ये सारे आप इसमें नोट करके रखेंगे, आपका डेटाबेस बना के रखेंगे। डिफरेंट टाइप के आपके पास 3 आमतौर पे पैनलिस्ट होते हैं। पहला तो ट्रेन पैनल, जो आप आमतौर पे आपकी लैब के अंदर काम करता है और जिसको आप ट्रेनिंग देते हो टाइम टू टाइम आपके प्रोडक्ट के लिए या उनकी प्रॉपर्टीज के लिए। फिर जो इनकी जो स्क्रीनिंग होती है कि ये पर्टिकुलर किस क्वालिटी करेक्टर को
किस लेवल से पहचानना शुरू कर देते हैं और कहाँ तक पहचानते हैं, और टाइम टू टाइम इनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग और टेस्ट दिए जाते हैं। और किसी भी कंपनी में 5 से 10 तक पैनल मेंबर जो है वो ट्रेंड हो सकते हैं। ट्रेंड पैनल मेंबर हैं ये काफ़ी अपना बढ़िया सेट होते हैं सेंसरी के लिए। और सेकंड है आपका डिस्क्रिमिनेटिव, कम्युनिकेटिव और सेल्फ ट्रेंड पैनल। ये आपके 25 से 30 हो सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो आपके टेक्निकल बंदे हैं उनको, उनकी फैमिलीज को, जो भी आपके पास काम कर रहे हैं सभी को इन्वॉल्व कर सकते हो इस काम में। उनको जानकारी दी जाती है टेस्ट के बारे में, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि कोई फ़र्क है तो बताओ और कम्युनिकेट करो प्रॉपरली आपका भी जो भी रिएक्शंस हैं। तो ये आपका एक तरह से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकंड स्टेप है टेस्टिंग का। जब आपके ट्रेन पैनल हाँ कर देते हैं किसी चीज़ पे, तो फिर आप सेंट्रेन पैनल्स जो आपका डिस्क्रिमिनेटिव या कम्युनिकेटिव, इनसे आप टेस्टिंग करवाते हो। और ये बेसिकली आपकी जो पायलट टेस्टिंग है, पहले आपकी जो ट्रेन पैनल मेंबर्स है वो लैब टेस्टिंग, फिर आपकी पायलट टेस्टिंग ये करते हैं। और फाइनल जब आप लार्ज स्केल पे आपके मार्केट करने से पहले प्रोडक्ट को, आप जो थर्ड अपने कंज्यूमर पैनल्स हैं उनसे आप उनकी राय जानते हो। इनको आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, इनसे तो सीधा, जिस तरह आपने कई बार देखा होगा ना, किसी मॉल के सामने या किसी मॉल के अंदर, दुकान के अंदर टेस्ट करवाने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं कि जी टेस्ट करके देखो, बताओ कैसा है। हो सकता है उनके हाथ में कोई पर्चा भी हो कि बताओ जिनमें से कौन सा फ्लेवर अच्छा है, कैसा लगा आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेते होंगे। तो वो बेसिकली कंज्यूमर पैनल है कि कोई भी आया अनट्रेन्ड बंदा है, वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में बताता है प्रोडक्ट की, कि आप इसको आगे खरीदना चाहोगे या नहीं खरीदना चाहोगे। कम से कम 100 कंज्यूमर पैनलिस्ट जरूर होने चाहिए कोई भी अगर आप टेस्ट रन करते हो उसके लिए। तो ये जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले कंज्यूमर की लाइकिंग डिसलाइक पहले करते हो। तो जब आपने पैनल मेंबर सेलेक्ट कर लिए, अपना टेस्ट डिजाइन कर लिया, तो आप अपने एक लैब एस्टेब्लिश करते हो इस सारे काम को करने के लिए। तो जो आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। अपने पास 1 मिनट का टाइम है भाई, इसको ही आज थोड़ा सा करेंगे, कल फिर इसी को टेस्टिंग जो लेबोरेटरी है इसी को आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग टाइप के टेस्ट जो है सेंसरी के वो करेंगे। तो 3 पार्ट होते हैं, पहला रिसेप्शन रूम, दूसरा सैंपल प्रिपरेशन रूम और तीसरा टेस्ट बूथ। और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कि पहले जब भी आएंगे बंदे आपके पास, वो आपके पास आएंगे रिसेप्शन रूम में जहाँ पे सारे पैनल मेंबर्स हैं या पैनलिस्ट उनको बिठाओगे, जो लैब का इंचार्ज है वो बैठेगा, एक दूसरे से बात करेंगे क्या टेस्ट होगा, कैसे होगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन और आपको जो भी फॉर्म वगैरह देने हैं यहाँ पे एक्सचेंज। सेकंड जो रहेगा इसमें वो है अपना सैंपल प्रिपरेशन रूम, जहाँ पे आप सैंपल को गर्म करना है, बॉयल करना है, कूल करना है, फ्रीज करना है। साथ में सर्व करने के लिए जो कटलरी है, प्लेट्स हैं, वो सारी एक जैसी सी हों, कोई उनमें मार्क डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसी से अटैच्ड आपके होंगे टेस्ट।